बड़ी गाड़ी के पास खड़ी शाहिना बीबी ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, सारा दिन छल्ली बेचकर कितना कमा लेते हो? मैंने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, 500, 600। वो फौरन अपने पर्स से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, दिन रात नोटों में खेलोगे, लेकिन बस एक काम करना होगा, बोलो सौदा मंजूर है? मैं हैरान परेशान उसकी तरफ देखता रह गया। इतने में गाड़ी का दरवाजा खुला और करीब 5 साल की एक छोटी सी बच्ची भागकर आई और पापा पापा कहकर मेरे गले लग गई। उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मेरा नाम रिहान है। मैं उन पहाड़ों से आता हूं जहां ना सड़कें हैं ना रोशनी, जहां रात का अंधेरा इंसान के दिल तक उतर जाता है, जहां गरीबी इतनी गहरी होती है कि बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं, माएं बस दुआओं का सहारा रखती हैं और बाप मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौट आते हैं। मेरी जिंदगी भी उन्हीं अंधेरों में बड़ी हुई। मेरे माँ बाप ने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ख्वाब देखने वाले रोटी नहीं खा पाते। उनके लिए ख्वाब सिर्फ वही थे जो भूख की नींद में दिखते थे। मेरे बहन भाई भी ऐसे ही बड़े हो रहे थे जैसे किसी जंगल में बारिश के सहारे कोई जंगली पौधा। इन सब हालात में बड़ा होकर मैंने ठान लिया कि कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा कि माँ बाप का चेहरा रोशन हो जाए, बहनों की शादी हो जाए, भाइयों को इज्जत मिले। और वो दिन आया जब मैंने पहाड़ों को छोड़कर कराची का रुख किया। न मेरे पास कोई डिग्री थी, न कोई सहारा, सिर्फ ये उम्मीद थी कि कुछ कमा लूंगा ताकि घर की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। शहर आकर मुझे जो पहला काम मिला वो छल्ली बेचने का था। शुरुआत में दिल नहीं मान रहा था, मगर फिर माँ का चेहरा, उनकी झुर्रियां, बाप की खामोश नजरें, बहनों के पुराने कपड़े और भाइयों के नंगे पांव याद आए। दिल ने कहा, रिहान अब पीछे नहीं हटना, अब इन हाथों को मेहनत का रंग देना होगा। बस फिर क्या था, मैंने पूरे हौसले के साथ छल्ली बेचना शुरू कर दी। एक छोटा सा ठेला खरीदा, उस पर ईंधन रखा, थोड़ी सी छल्ली ली और कराची के एक मशरूफ चौराहे पर जा बैठा। शुरू शुरू में लोग मुझे हैरानी से देखते। अक्सर कोई कह देता, तुम तो शक्ल से छल्ली बेचने वाले नहीं लगते, पढ़े लिखे इंसान लगते हो। तो मैं बस मुस्कुराकर कह देता, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है, कोई भी अपनी खुशी से छल्ली नहीं बेचता। हर ठेले के पीछे कोई कहानी होती है और मेरी कहानी भी ऐसी ही है। दिन भर धूप में खड़े रहना, चूल्हे की गर्मी से चेहरा झलना, पसीने से भीग जाना। कभी कभी दिल चाहता था कि सब छोड़ छाड़ कर वापस सांगड़ के पहाड़ों में लौट जाऊं, लेकिन जैसे ही माँ बाप का चेहरा सामने आता, उनके थके हुए हाथ याद आते, दिल संभल जाता। कभी छोटे छोटे बच्चे नजर आते जिनके पास पैसे नहीं होते थे। कभी कोई फटा हुआ पुराना नोट पकड़कर मासूमियत से कह देता, चाचा छल्ली दे दो, ये लो पैसे। मैं बिना कुछ कहे उनको छल्ली थमा देता, न उनके नोट को देखता न उन्हें लौटाता, शायद इसलिए कि मुझे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी। मेरे अपने भाई बहन भी छोटे थे और मैं हर बच्चे में उनको देखता था। शाम को जब ठेला समेटता तो बची हुई छल्ली खुद नहीं खाता, बल्कि किसी ऐसे बच्चे को दे देता जो सड़क के किनारे खड़ा हो या कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा हो। शहर का अपना एक सख्त निजाम था, हर चीज का किराया देना पड़ता था, ईंधन के पैसे अलग, छल्ली खरीदने के अलग। कभी कभी नुकसान हो जाता, फिर भी मैं हर महीने माँ को कुछ पैसे जरूर भेज देता। खुद कभी खैराती होटल से खाना खा लेता, कभी फुटपाथ पर भूखा ही सो जाता, लेकिन शिकायत नहीं करता था क्योंकि अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। मैं अक्सर सोचता, एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन मेरा भी घर होगा, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, एक दिन मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाऊंगा और उसका इलाज करवाऊंगा। मेरे दिल में ख्वाब था कि बहनों के लिए नए कपड़े होंगे और भाइयों के हाथ में स्कूल के बैग होंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि इन ख्वाबों को सच करने के लिए मेरे पास बस एक छोटा सा ठेला था और उसके पीछे खड़ा एक थका हुआ रिहान जो दिन भर लोगों की बातें सुनता, ताने सहता, मगर फिर भी खामोश मुस्कुरा देता था। कुछ दिनों से मगर एक अजीब सी बात होने लगी थी। जहां मैं रोज अपना ठेला लगाता था, वहीं सामने वाली सड़क पर रोज एक बड़ी काली शीशों वाली गाड़ी आकर खड़ी हो जाती। अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन दिल को लगता कि जैसे कोई अंदर से मुझे लगातार देख रहा है। मैं ठेला लगाता और गाड़ी आकर वहीं रुक जाती। शुरू में मैंने सोचा इत्तेफाक है, मगर अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। गाड़ी आती, खड़ी रहती, मैं छल्ली बेचता रहता और बार बार मेरी नजर अनजाने में उसकी तरफ उठ जाती। दिल अजीब सी बेचैनी महसूस करता,
जैसे कोई नजरों से मुझे पकड़ रहा हो। दिल में हजार ख्याल आते, कहीं दुश्मन तो नहीं, कहीं पुलिस वाला तो नहीं, कहीं कोई पहचानने वाला तो नहीं। लेकिन मेरे तो इस शहर कराची में कोई अपना ही नहीं था जो मुझे पहचान सके। मैंने सोचा शायद कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, या शायद किसी की नजर में मैं कोई खास इंसान हूं और मुझे खुद ही नहीं पता। पर हर बार गाड़ी आती, खड़ी रहती और फिर रात ढलते ही चुपचाप चली जाती। न कोई इशारा, न कोई दरवाजा खुलना, बस सन्नाटा रह जाता और दिल में हजार सवाल। एक सुबह की बात है, जब सूरज की रोशनी अभी फैली भी नहीं थी। पार्क के बाहर मेरी रे के पास बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। तभी मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जिसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न होगी। वो गुलाबी रंग का फ्रॉक पहने हुए थी और उसके बालों में नीली रिबन बंधी थी जो हवा में लहरा रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो किसी के साथ पार्क खेलने आई है, क्योंकि अक्सर शाम के वक्त माएं अपनी औलाद को लेकर आती हैं और बच्चे झूलों पर खेलते हैं। मगर वो छोटी सी बच्ची पार्क में जाने के बजाय बार बार सड़क के किनारे आकर पत्थरों से खेल रही थी, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं कि बाहर क्या खतरा छुपा बैठा है। मैं अपने ठेले पर छल्ली भूनने में मशरूफ था, लेकिन नजर बार बार उसी तरफ चली जाती। एक लम्हा ऐसा आया कि मैंने नजरें दूसरी तरफ घुमाई और जैसे ही सर उठाया, दिल थम गया। दूर से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में इसी तरफ आ रही थी और वो बच्ची सड़क पर झुकी हुई कुछ उठाने में लगी थी। मेरा दिल सीने से बाहर कूदने लगा। मैं सब कुछ छोड़कर हवा की तरह दौड़ा और उस बच्ची को अपनी बाहों में भरकर सड़क से दूर खींच लिया। गाड़ी इतनी तेज थी कि अगर एक लम्हा भी देर हो जाती तो आज कुछ भी हो सकता था। गाड़ी वाला थोड़ा आगे जाकर रुका, दरवाजा पटक कर खोला और गुस्से से चिल्लाने लगा, देखकर नहीं चल सकते हो? अगर कुछ हो जाता तो मेरी ही गलती बनती। मैं पहले खामोश खड़ा रहा, लेकिन जब उसने फिर बदतमीजी की तो मेरे अंदर का सारा गुस्सा फट पड़ा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, गलती तुम्हारी है। नजर नहीं आ रहा बच्चों का पार्क है? बच्ची सड़क पर खेल रही है और तुम गाड़ी ऐसे चला रहे हो जैसे कोई दौड़ जीतने जा रहे हो। बात बढ़ने लगी। वो भी बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा, ज्यादा बकवास मत करो वरना अभी सीधा कर दूंगा। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने हाथ उठाकर कहा, देखिए हाथ जिनसे मैं रोज छल्ली भूनता हूं, अगर ये हाथ किसी के मुंह पर पड़ गया ना तो दिन में तारे दिख जाएंगे। मेरे चेहरे पर गरीबी की लकीरें भले थीं, लेकिन मेरी आंखों में वो आग थी जो किसी के गुरूर को राख कर दे। मैंने आखिरी बार उसे देखा और कहा, तुम जैसे मम्मी डैडी लड़के सिर्फ गाड़ियों में ऐश करते हो, तुम्हें क्या पता जमीन पर कैसे जिया जाता है। शायद मेरी आंखों की शिद्दत देखकर वो लड़का डर गया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो लड़का जाते जाते बस इतना कह गया, अच्छा ठीक है, अपनी औलाद को संभाल कर रखना। उसे क्या मालूम कि वो बच्ची मेरी औलाद नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया तो ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही बेटी हो। हमारे इलाके में शादियां जल्दी हो जाती हैं। अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो शायद मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होती। इस ख्याल ने दिल में एक अजीब सी कसक जगा दी, जैसे दिल की किसी बंद गली में पुरानी यादों का हुजूम उतर आया हो। मैंने उस बच्ची को नरमी से समझाया, बेटा सड़क पर खेलना सही नहीं है, पार्क के अंदर जाइए, झूलों पर खेलिए, वो महफूज जगह है। आपके साथ कौन आया है? वो बस मेरी तरफ देखती रही, कुछ बोली नहीं। फिर अचानक मुड़ी और पार्क की तरफ भाग गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसके छोटे छोटे कदम पार्क की हरी घास पर पड़ रहे थे, जैसे कोई तितली फूलों के बीच उड़ती हुई चली जाती है। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन इस वाक़े ने दिल के अंदर एक उदासी भर दी। मैंने सोचा, ये शहर भी कितना अजीब है, जहां बच्चे सड़कों पर खेलते हैं और गाड़ियां इंसानों को कुचलने के लिए तैयार रहती हैं। खैर, मैंने अपने दिल को संभाला, फिर से अपने काम में लग गया। मैंने छल्ली पलटनी शुरू कर दी और अपनी सोच को रोटी कमाने की मशक्कत में छुपा लिया, क्योंकि मैं जानता था मेरी जिंदगी में रुकने का मतलब है हार जाना, और मैं अब हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आया था। और फिर एक दिन जैसे मेरी जिंदगी ने खुद मेरे सामने एक नया दरवाजा खोल दिया। वही काली बड़ी गाड़ी जो रोज सामने खड़ी हो जाती थी और जिसके अंदर झांकने की कभी हिम्मत न हुई थी, उस दिन अचानक बिल्कुल पास आकर रुकी। इस बार पहली बार उसके शीशे नीचे हुए। मैंने देखा, अंदर एक औरत बैठी थी, शक्ल सूरत से किसी बड़ी अफसर की बीवी या किसी मशहूर शख्सियत जैसी। उसकी उम्र कोई 40 साल के करीब रही होगी, शायद थोड़ा कम या ज्यादा। चेहरे पर गहरा मेकअप था, लेकिन माथे की हल्की झुर्रियों के बावजूद
उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब और नजाकत थी। उसने बड़ी नफासत से काले शीशे की ओट से मुझे देखा और नरमी से कहा, 8 छल्ली पैक कर दो और गरम गरम होनी चाहिए। मैंने सिर हिला दिया और अपने काम में लग गया। मैंने चेहरे पर जरा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं जानता हूं ये वही गाड़ी है जो रोज मुझे देखने आती है। दिल के अंदर जरूर हलचल थी कि ये औरत यहां क्यों आई है। मैंने जल्दी से छल्ली तैयार की। वो खामोशी तोड़ते हुए अचानक बोली, पूरे दिन में कितना कमा लेते हो छल्ली बेचकर? मैंने कहा, कभी 500, कभी 600, महीने का 15 से 18,000 बन जाता है। वो हैरानी से बोली, फिर इतने में गुजारा हो जाता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, गुजारा क्या होता है, जितना बचता है गांव भेज देता हूं और यहां जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता है। फिर उसने अचानक एक और सवाल कर दिया, शादी हुई है तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, रिहान, और अपना सामान पैक करने लगा। जब मैंने छल्ली शॉपर में डालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने पैसे देने की बजाय अपने बैग से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। मैं हैरत में पड़ गया। 8 छल्ली के बदले कोई इतनी मोटी गड्डी कैसे दे सकता है? मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने खुद कहा, ये छल्ली के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूं। अगर मेरी बात मान ली तो तुम दिन रात नोटों में खेलोगे। बस ये ठेला छोड़ना होगा और मेरे साथ चलना होगा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। इतनी बड़ी पेशकश कोई ऐसे ही क्यों करेगा? मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या काम करना होगा? वो मुस्कुराकर बोली, काम बाद में बताया जाएगा, अभी बस इतना सोच लो। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और हर किसी के नसीब में नहीं होते। मैं एक लम्हे के लिए चुप खड़ा रहा, फिर उस नोटों की गड्डी की तरफ देखा जो मेरे हाथों में थी। ये कमाई तो मैं आधी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता था, और अगर इस औरत ने ये सिर्फ पेशगी दी है तो असल में आगे क्या होगा? दिमाग चकराने लगा, मगर फिर दिल के अंदर से एक आवाज आई, शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा हूं। शायद यही मेरी तकदीर का दरवाजा है जिसे खोलने के लिए मुझे अपने पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। मैंने धीरे से हां कर दी। वो मुस्कुराकर बोली, वीगो गाड़ी है, पीछे खुली जगह है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूं जहां तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपने ठेले को आखिरी बार देखा, दिल में मां और बहन भाइयों का ख्याल लाया, अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी पर चढ़ गया। गाड़ी चली तो मैं ख्वाबों में डूब गया। सोचता रहा, अब शायद वो वक्त आ गया है जब मां की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, बहनें नए कपड़ों में सजेंगी, भाई स्कूल जाएंगे और मुझे अब कोई नीचा नहीं देखेगा। मैं अब सड़क किनारे ठेला नहीं लगाऊंगा, बल्कि फख्र से जिंदगी गुजारूंगा। थोड़ी देर में गाड़ी कराची के एक पोश इलाके में एक बड़े से बंगले के सामने रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, गेट पर खड़े नौकर दौड़ पड़े और दरवाजा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरा तो हैरत की इंतहा न रही। वो बंगला किसी ख्वाब जैसा था। ऊंची दीवारें, बड़ी खिड़कियां, संगमरमर का फर्श और अंदर तक जाती हुई लंबी राहदारी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उसने मुझे कहा, अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ चल पड़ा। दिल में अनजाने डर भी थे, मगर उम्मीदों ने सब कुछ ढक रखा था। मैं सोच रहा था कि अब जो भी होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। शायद यहीं से मेरी नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। अभी हम लोग उस बड़े और शानदार बंगले के लॉन में खड़े ही थे कि अचानक एक छोटी सी बच्ची अंदर से दौड़ती हुई आई। मैंने सोचा वो अपनी मां के गले लगेगी, क्योंकि मुझे लगा ये औरत ही उसकी मां है। लेकिन वो बच्ची भागते भागते मेरे कदमों में आकर रुक गई और एकदम से मेरे गले लग गई, जैसे किसी को बरसों बाद मिल रही हो। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे अब यकीन नहीं आया। ये वही छोटी सी बच्ची थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। मेरे जहन में उस दिन की सारी तस्वीरें एकदम तेज रफ्तार फिल्म की तरह दौड़ने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो छोटी सी अनिका मुझे जोर से गले लगाकर कहने लगी, मेरे हीरो पापा आ गए, मेरे हीरो पापा आ गए, वापस आ गए। मामा, यही वो हीरो पापा हैं जिन्होंने मुझे उस दिन बचाया था। उसके मासूम अल्फाज सुनकर मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया। ये बहुत अजीब था। वो मुझे पापा कह रही थी, जबकि मैं न उसका बाप था न इस औरत को जानता था। लेकिन न जाने क्यों मैंने उस बच्ची को खुद से अलग नहीं किया, न ही कहा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। मैंने बस उसका नन्हा सा हाथ थामा और बहुत नरमी से उसके साथ अंदर चला गया। उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था, कलाई पर सफेद पट्टी बंधी थी और ड्रिप की नली गुजर रही थी। वो किसी बीमारी से निढाल सी लग रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से उसका हाथ थामा और वो मेरे हाथ को ऐसे कसकर पकड़े हुए मुझे घर के अंदर ले जा रही थी जैसे बरसों से मेरा ही इंतजार कर रही हो।
घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो वसी और आलीशान घर किसी महल जैसा लगा। हर तरफ सफाई, चमक दमक और हर तरह की आराम की चीजें, जैसे हर ख्वाब का रंग उसी घर में मौजूद हो। वो बच्ची मुझे सोफे तक ले आई, बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ बैठ गई। थोड़ी देर में शाहिना बीबी भी अंदर आ गईं और नौकरानी को आवाज देकर कहा, खाने पीने का इंतजाम करो, खाने का वक्त हो गया है, मेहमान को कुछ पेश करो। मैंने फौरन हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बस ये समझने आया हूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो मुस्कुराकर बोली, अब तो तुम्हें यहीं रहना है, शर्माने की जरूरत नहीं, खाने का वक्त है तो खाना खाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दस्तरखान सजा दिया गया और खाने में वो सब कुछ था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न कभी देखा न सुना। तरह तरह के खाने, खुशबू का तूफान और बच्चों के लिए खास प्याले और बर्तन भी मेज पर सजाए गए। फिर मेरे लिए चाय भी लाई गई। अनिका मेरी गोद में सिर रखकर लेट गई, जैसे बरसों से मेरा ही इंतजार कर रही हो और उसे यकीन था कि अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंदर से मैं हैरान भी था, परेशान भी, लेकिन जो सुकून उस लम्हे में था वो बयान से बाहर था। इतने में शाहिना बीबी मेरे करीब आईं और नरमी से बोली, अब मैं तुम्हें असल बात बताने जा रही हूं, पूरी तवज्जो से सुनो, बुरा मत मानना और मुझे गलत मत समझना, क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रही हूं वो आम बात नहीं है। ये सब तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और शायद मेरी भी। मैं खामोश होकर उनकी तरफ देखने लगा। दिल को लग रहा था कि अब वो राज खुलने वाला है जो मुझे इस घर तक खींच लाया, और वो कहानी शुरू होने वाली है जिसका आगाज एक छल्ली से हुआ था। शाहिना बीबी ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की। मेरा नाम शाहिना बीबी है, उन्होंने कहा। उनके लहजे में एक अजीब सी टूटन थी, जैसे हर लफ्ज के साथ कोई जख्म खुल रहा हो। उन्होंने कहा, मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, वो अपनी बेटी अनिका से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अनिका जो इस वक्त तुम्हारी गोद में सिर रखे खामोश बैठी है और हर लम्हा तुम्हारी उंगलियों को थामे हुए है। शाहिना बीबी कहने लगी, बेटियों का रुझान वैसे भी बाप की तरफ ज्यादा होता है और अनिका का तो दिल बस अपने ही बाप में बसा हुआ था, मगर वक्त ने हमारे साथ बहुत बड़ा सितम किया और एक दिन अचानक एक हादसा मेरे शौहर को हमेशा के लिए हमसे दूर ले गया। ये कहते कहते उनकी आवाज रुक गई, जैसे वो अपने आंसुओं को रोक रही हो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली, उस हादसे को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अनिका आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर कहते हैं उसके जिस्म में खून ही नहीं बन रहा। ये कहते ही वो खामोश हो गई, जैसे इस बात पर खुद भी यकीन न आता हो। फिर उन्होंने आगे कहा, किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि अनिका को फिर से बाप का साया मिल सके और वो इस तन्हाई से बाहर निकल आए। शाहिना बीबी ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, 1 महीना पहले मेरे रिश्तेदारों ने एक आदमी का रिश्ता दिखाया। मैंने उससे बात भी की, लेकिन पहली ही मुलाकात से मुझे महसूस हुआ कि उसे अनिका से कोई लगाव नहीं है। उनकी आवाज भारी हो गई। उसके लिए बस ये बात अहम थी कि इस घर में अब दौलत की कोई कमी नहीं रही। वो सोच रहा था कि हनीमून पर कहाँ जाएगा, दुनिया घूमेगा, मौज करेगा, लेकिन जिस वजह से मैं शादी करना चाहती थी कि मेरी बेटी को बाप का सहारा मिले, वो मकसद उसकी नजर में कोई कीमत नहीं रखता था। शाहिना बीबी के चेहरे पर कड़वाहट थी, बल्कि उसने तो ये तक कह दिया कि बच्ची को कहीं और रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके मंसूबों में रुकावट बनेगी। तब मैंने साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती और मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया। थोड़ी देर रुककर वो आगे बोली, उसके बाद हर शाम जब अनिका पार्क में अपनी नौकरानी के साथ खेल रही होती थी तो मैं गाड़ी में बैठकर उसे देखती रहती थी और उन्हीं दिनों में मैंने तुम्हें देखा। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। तुम बच्चों से कितना प्यार करते हो, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि उनके पास पैसे हैं या नहीं, तुम उन्हें छल्ली दे देते थे। और जिस दिन तुमने अनिका को बचाया और उस बदतमीज लड़के से उसके लिए लड़े, फिर प्यार से उसे वापस पार्क में भेजा, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और उस दिन के बाद अनिका ने बार बार मुझसे कहना शुरू कर दिया, मामा आप हीरो अंकल को मेरा बाबा क्यों नहीं बना देती, वो तो हीरो की तरह हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। वो हर बार तुम्हें हीरो बाबा कहने लगी। शाहिना बीबी की आंखें नम हो गईं। उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे आकर बात करूं और आज तुम मेरी गाड़ी में बैठे हो, मैं तुम्हें यहां ले आई हूं, सोचा साफ साफ बात कर लूं। वो नरमी से बोली, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन अगर तुम इस घर में आकर अनिका के लिए उसके बाप की कमी पूरी कर सको तो बदले में जो चाहोगे
मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगी। फिर रुक कर बोली, हम दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का फर्क है। मैं ये भी जानती हूं कि अपनी बेटी की जिद के पीछे मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन अब मेरी बेटी ने तुम्हें चुन लिया है और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। शाहिना बीबी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और सबसे पहले दिल से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। आपका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। मैंने नरमी से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी बेटी वाकई बहुत प्यारी है। अगर उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशी का सवाल है, उसकी सेहत का सवाल है और वो मुझे अपना बाप मान चुकी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इस घर में उसके लिए रहने को तैयार हूं। फिर मैंने ठहर कर कहा, लेकिन मैं एक पठान हूं, हमारे अंदर गैरत का मिजाज बहुत गहरा होता है। मैं इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकता। अगर मैं यहां रहूं तो आप मेरी बीवी बनेंगी और मैं बाकायदा निकाह करूंगा। उसके बाद आपका और मेरा आपसी ताल्लुक कुछ भी न हो वो एक अलग बात है, लेकिन रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि इज्जत का होना चाहिए। ये सुनकर शाहिना बीबी की आंखों में एक अलग रोशनी आ गई। वो बोली, तुम तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो फिर इसी हफ्ते हमारा निकाह होगा। और इस तरह उस शाम एक नई कहानी का दरवाजा खुल गया। एक ऐसी कहानी जिसमें मैं न सिर्फ अनिका का हीरो पापा बनने वाला था बल्कि एक ऐसी औरत का हमसफर भी जिसने सच्चाई देखकर फैसला किया। निकाह के बाद मैंने कभी शाहिना के किसी कारोबारी मामले में दखल नहीं दी, न उसकी दौलत में दिलचस्पी ली, न फैसलों में राय दी। बस मैं अपने वादे पर कायम रहा। मैंने अनिका को अपना समझा और उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ा रहा। मैंने इस घर में सिर्फ एक साया बनकर रहना शुरू किया जो उस बच्ची के सर पर छत बन जाए। सुबह उठता तो उसे स्कूल के लिए तैयार करता, उसके नखरे बर्दाश्त करता, बीमारी में डॉक्टर के पास ले जाता। डॉक्टर भी अब मुझे उसका बाप कहने लगे थे। वो बच्ची मुझसे इतनी मानूस हो गई कि अब अपने स्कूल का काम भी मेरे साथ बैठकर करती। एक दिन तो वो मुझे पार्क में अपने दोस्तों से मिलाने ले गई। पार्क में अनिका ने सबके सामने हंसते हुए कहा, देखो ये मेरे पापा हैं, मेरे हीरो पापा। उसकी एक सहेली मासूमियत से बोली, तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे लगते हैं, सच में हीरो जैसे हैं। उस लम्हे मैं पहली बार ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं सच में उसके लिए हीरो बन चुका हूं। अब वो बच्ची दवाई भी मेरे हाथ से पीने लगी थी, वरना पहले कभी दवाई को हाथ तक नहीं लगाती थी। खाने के वक्त तो हमेशा मेरे पास बैठती, दस्तरखान पर मेरे बिल्कुल करीब। शाहिना बीबी भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम दोनों एक जैसे हो, शायद अल्लाह ने तुम्हें अनिका के लिए ही भेजा है। एक दिन मैंने कहा, मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है, तो अनिका ने शोर मचा दिया, नहीं आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने हंसकर कहा, अच्छा चलो तुम्हें भी साथ ले चलता हूं। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब वो बेहतर है और सफर कर सकती है। हम तीनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। जब हम गांव पहुंचे तो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। सबको मेरी हालत बिल्कुल बदली बदली लगी। कपड़े साफ सुथरे, चेहरे पर सुकून, जेब में पैसे और अंदाज में एतमाद। सब पूछने लगे, ये औरत कौन है? तो मैंने कहा, ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी। मेरी माँ जो मुझसे हमेशा सवाल करती थी, हैरानी से देखने लगी और बोली, ये सब कैसे हो गया? मैंने हंसते हुए कहा, अम्मा मैंने तो 7-8 साल पहले ही शादी कर ली थी और ये मेरी ही बेटी है। अम्मा खुश हो गई। उसने शाहिना और अनिका को गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद शाहिना ने अलग होकर मुझसे पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे और मेरे खानदान में इज्जत बनी रहे। गांव के लोग बहुत सवाल करते हैं और मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे। शाहिना ने मेरे इस जवाब पर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मेरी समझदारी पर और भी खुश हुई। अब वो मेरी आदतों को पसंद करने लगी थी। मेरी सादगी, मेरी खामोशी और अनिका से मेरी मोहब्बत भरी फितरत उसे अच्छी लगने लगी थी। यूं जो रिश्ता एक मुआहदे पर खड़ा था, वो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगा। हम मियाँ बीवी थे, मगर हमारा रिश्ता बिल्कुल दो दोस्तों जैसा था। हम एक दूसरे से हर बात करते और एक दूसरे की हंसी में शरीक होते। फिर अचानक एक दिन वो खामोशी टूट गई और हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी का बाकायदा आगाज कर लिया। आज हम दोनों एक साथ हैं और खुश हैं। अनिका अब पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराती है। वो बार बार कहती है, मुझे एक छोटा सा भाई चाहिए, और हम दोनों उसके जवाब में बस हंसकर शर्मा जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर अनिका को एक छोटा भाई मिल जाए तो उसकी बीमारी और बेहतर हो जाएगी और शायद वो पूरी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मसला यही था कि उसके जिस्म में खून नहीं बनता था। इसलिए हर 2 हफ्ते बाद उसे मसनूई खून छड़वाना पड़ता था। लेकिन अब वो पहले से बेहतर है।
उसकी हालत दिन ब दिन सुधार रही है और अगर अल्लाह ने चाहा तो अनिका न सिर्फ मुकम्मल सेहतमंद हो जाएगी बल्कि हमारे इस फैसले से उसका बचपन वापस लौट आएगा और हमारा घर भी एक मुकम्मल खानदान बन जाएगा। बस यही थी मेरी जिंदगी की कहानी। एक मुखलिस औरत और एक प्यारी सी बच्ची ने आकर सब कुछ बदल दिया। मेरी जिंदगी जो कभी सिर्फ एक छोटे से ठेले तक सीमित थी, जो सड़क के किनारे कुछ सिक्कों के इंतजार में गुजर जाती थी, आज वो एक मुकम्मल और भरपूर जिंदगी बन चुकी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो दिन जैसे ख्वाब लगते हैं जब मैं बच्चों के पार्क के बाहर छल्ली बेचता था, जब पैसे न होने की वजह से खैराती खाना खाता था और जब मेरे ख्वाब सिर्फ मां, बहन और भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने तक सीमित थे। लेकिन आज अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया है कि मैं उन सब की जिंदगी में आसानियां ला सका हूं। मैंने अपने मां बाप को शहर लाने की कभी जिद नहीं की क्योंकि वो खुद गांव की मिट्टी में रच बस गए हैं। वो उसी जिंदगी को अपना चुके हैं और वहीं खुश हैं। मैंने उनकी मर्जी का एहतराम किया लेकिन उनकी जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने अपनी बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, उनके तालीमी खर्चात और बाकी जरूरतों के लिए हर महीने एक अच्छी रकम भेजता हूं। मेरे माँ बाप अब दूसरों के घरों में काम नहीं करते, अब वो सिर्फ आराम करते हैं और मेरे वालिद अब गांव में सबकी नजरों में इज्जत का निशान है क्योंकि उनका बेटा शहर में न सिर्फ कामयाब है बल्कि एक बड़े घर का दामाद भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर जिंदगी में आपके साथ ऐसा कोई लम्हा आ जाए तो आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप इस मौके को किस्मत का इनाम समझेंगे